मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं बहुत काम की बातें हैं, बहुत नॉलेज की बातें हैं, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में काम आती हैं, अपने लिए नहीं आती हैं तो किसी और के लिए काम आती हैं, किसी को समझाने के लिए, गाइडेंस के लिए काम आती हैं, या फिर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपने लिए भी आती हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे जी रेडियोलॉजी पे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब ये फील्ड क्या है, ये टर्म क्या है, कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे, आई एम श्योर, जो अभी देख रहे हैं, जिनको कोई ना कोई इससे वास्ता पड़ा होगा तो वो थोड़े से फेमिलियर होंगे। जो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, हम बिल्कुल इंट्रो से आपको बताएंगे कि ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। और उसको बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जी डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी से इनका ताल्लुक है। इज़ अ डायरेक्टर दया ओजा कैंपस में होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। अच्छा जी, और हमारे पास जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं वो ओजा में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। उनका बेसिकली ताल्लुक जो है रियाद सऊदी अरब से है, बट यहाँ पे वो आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, इज अ विजिटिंग फैकल्टी ऑफ कोर्स। और कंसल्टेंट वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, आई नो बहुत मुश्किल है, कंसल्टेंट वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज अहमद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रेडियोलॉजी से तो आई एम श्योर काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे, रेडियोलॉजी, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करते हुए फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, ताकि वो लोग जो बिल्कुल भी इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रेडियोलॉजी एक मेडिसिन की एक फील्ड है जिसमें हम एक्सरेज, बेसिकली एक्सरेज यूज़ करते हैं, और एक्सरेज के साथ साथ अब नई मॉडलिटीज़ जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ठीक है, ये सब चीज़ें अब इसमें नई मॉडलिटीज़ आती जा रही हैं। डाउ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये 2009 में 6 जून 2009 में जो हमारे चांसलर हैं डाउ यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल गवर्नर सेन, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और उस वक्त से लेके आज तक राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हम लोगों को नहायती कम रेट्स के ऊपर अर्जा कीमत पे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपली स्पीकिंग, जो ये समझें कि मार्केट रेट से तकरीबन 1/3 to 1/4 रेट्स हमारे पास हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब, फाउंडिंग वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद खान साहब, उनका विज़न शुरू दिन से यही था कि जो यानी टेस्ट जो है जो बाहर इतने महंगे हैं, तो हम यहाँ लोगों को इतनी कम कीमत पे और अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करें कि जिससे उनको वो मुस्तफ़ीज़ हो सके और उनकी डायग्नोसिस में आसानी हो। तो डे 1 से लेके हम उनके इसी विज़न को लेकर आगे चल रहे हैं। राउंड द क्लॉक अराउंड हमारे पास 150 के करीब अल्ट्रासाउंड MRI होते हैं, 150 की उतनी ही तादाद में CT स्कैन हम लोगों को देते हैं। 24 घंटे हमारा सेंटर रन कर रहा है। अब हमने वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ऊपर फोकस किया है और इसमें वाइस चांसलर साहब का भी बहुत इंटरेस्ट है। इसके लिए हमारे पास न सिर्फ लोकल हमारी अपनी फैकल्टी मौजूद है, बल्कि हमने फॉरेन एक्सपर्टीज़, जिसमें सर फहरिस्त डॉक्टर शहबाज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है रेडियोलॉजी की, वेस्कुलर इंटरवेंशन जो है। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में मैं समझता हूँ डॉक्टर शहबाज आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको एक फ़िज़िकल मुआयने के बाद आपका कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन वो एकदम से नहीं दे देते, इलाज एकदम से नहीं शुरू कर देते। वो पहले कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, एट टाइम्स एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड्स एंड CT स्कैन और MRIs चाहिए होते हैं, कुछ सिचुएशंस के लिए बायोप्सीज वगैरह भी चाहिए होती हैं। तो अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, ये हम डॉक्टर शहबाज से पूछेंगे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेसिकली ये जो लास्ट 25 इयर्स के अंदर फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर बड़ी ड्रामेटिकली चेंज आया है और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। स्पेशली आजकल की फील्ड के अंदर रेडियोलॉजी ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। और रेडियोलॉजी के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल हार्डली 5% से या लेस दैन 5% पे काम हो रहा है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमारा एक विजन था कि इसको हमने पाकिस्तान में इसको डेवलप करना है। ये प्लान हमने 2013 के अंदर इसको प्लान किया था और हम सारे जितने हमारे ग्रुप ऑफ वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं, जो US में, UK के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर सारे काम कर रहे थे, हाईटेक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे। हमने सोचा कि आज हमने जितना कुछ पढ़ा है, लिखा है, हमने जो तो उसको डिलीवर करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो वी फॉर्म ए ग्रुप
और उस ग्रुप को हमने 2013 में पाकिस्तान में लॉन्च किया एज अ VIC के तौर पे। और फिर वहाँ से हमने ये एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। पहली मीटिंग हमने लाहौर में की, फिर सेकंड मीटिंग हमने इस्लामाबाद में की, फिर लास्ट ईयर हमने मीटिंग कराची में की, फिर दोबारा हम इस्लामाबाद गए। तो वी आर स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, लेक्चर्स एंड ऑल दिस इश्यूज। इसी सिलसिले में हमने एक लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हमने मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पेशली 4 और 5 ईयर्स 5th ईयर जो होते हैं उनको हमने बताया कि जनाब आपने जब यहाँ से मेडिसिन आप करेंगे, मेडिसिन के बाद आपका विजन क्या होना चाहिए, आपने किस में रेजिडेंसी करनी है आपने आपकी। तो वो एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था। वहाँ से एक हमारा जो है डाउ के अंदर एक हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर डाउ ने हमें बेसिकली उसमें एक इज़्ज़त दी और हम पूरी फैकल्टी के अंदर हमारी पूरी टीम गई उसके अंदर। एंड ओवर द तकरीबन 1 साल से हम डाउ के साथ काम कर रहे हैं और भी हमने जो है डाउ के एक नए सिस्टम को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं या एक न्यू सब स्पेशलिटी है जिसके अंदर कोई सीजर्स की या कोई स्कैल्पल्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक सिंपल से एक स्मॉल से 21 गेज निडल जो होती है उससे आप एक वैसल को एक्सेस करते हैं एंड यू कैन रीच एवरीवेयर। यू कैन रीच ब्रेन, यू कैन रीच हार्ट, यू कैन रीच लिवर, किडनी, यू कैन रीच लो लिम। आप वहाँ सारी जगह पहुँच सकते हैं। इसके अंदर जो है इसमें लेस ट्रॉमेटिक है, इसके अंदर जो है मिनिमल पेन है, इसके अंदर ये डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट सुबह को आता है शॉर्ट स्टे के अंदर, आपने प्रोसीजर किया, 2 घंटे आपने पेशेंट को ऑब्जर्व किया और डिस्चार्ज। सही इज ए लेस ट्रॉमेटिक, इज लेस कॉस्ट, ठीक है ना। हमारी जो OTK और ये सारे तमाम चार्जेस हैं ये सारे शॉर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। और इसके रिजल्ट आउटकम जो है वो एक बेहतरीन आउटकम है। 95% 98% इसके सक्सेसफुल है। और अगर हम इसकी बात मतलब ये डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होता है और क्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक और मेनली जो है इट इज़ अ थेरापेटिक, ठीक है ना। हमने थेरापेटिक करनी है। अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है जिसके लीवर के अंदर एक ट्यूमर है और उसके लीवर ट्यूमर जो है इसका 3 सेंटीमीटर का है, तो वी कैन डू रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और इट इज़ ए क्यूरेटिव, इज़ नॉट ए पैलिएटिव। उसको और अपने इसको फॉलोअप करना है। यार एक पेशेंट है जिसके लीवर के अंदर 3 ट्यूमर हैं या 3 से 4 ट्यूमर हैं, तो आपने टेस्ट करना है, इसमें डायरेक्ट आपने लीवर में देनी है। तो आपने आपके राइट फीमोरल आर्टरी को पंक्चर करके कैथेटर को आपने वहाँ पहुँचा के आपने कीमो जो है और फिर उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है। तो इससे आपकी पेशेंट की सर्वाइवल रेट जो होता है तकरीबन बढ़ जाता है। तकरीबन मोर देन जो स्टडीज़ हैं वो मोर देन 2 ईयर्स हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स के अंदर एक आप यूट्राइन फाइब्राइड होती हैं जिसको हम रसूली कहते हैं, ये बड़े कॉमन है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। लोग तो आपको जो है फिजिशियंस को बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनके साथ भी हमारी डिस्कशन होती है कि आप एक पेशेंट्स को एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताएं। क्या वो सर्जरी कराना चाहती है, हिस्टेक्टोमी कराना चाहती है, या वो यूट्राइन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन कराना चाहती है, क्या वो अपने यूट्रस को बचाना चाहती है अपनी फ्यूचर कंसेप्शंस के लिए। तो फिर उसके अंदर जो है एक यूट्राइन फाइब्राइड का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप पर इसमें साइज मैटर करेगा, लोकेशन मैटर करेगी। एग्जैक्टली, इफ इट इज़ अगर साइज़ है, अगर 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है और वो बेसिकली म्यूरल फाइब्राइड है 10 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, इवन दो वी कैन ट्रीट अराउंड 20 सेंटीमीटर, वी हैव एक्सपीरियंस फॉर दिस इश्यूज। अगर 20 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, और उसको ये फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो है IR का यही रोल है कि आपने इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है। इसके अलावा एक आजकल एक बड़ी नई टर्मिनोलॉजी है, कहते हैं कि ये सिस्ट के लिए भी यूज होता है, सिस्ट को पंक्चर करने के लिए या कुछ इस तरह। अगर एक फर्स्ट का एक ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट जो है अगर वो मोर देन 15 सेंटीमीटर है, अगर पेशेंट जो है जैसे अगर सर्जरी कराती है तो वेल एंड गुड, अगर सिस्टेक्टोमी करा ले, अगर नहीं कराती है तो यू कैन ड्रेन द सिस्ट। आप उसमें सिस्ट के अंदर नीडल डाल के और पॉलिप्स रिमूवल के लिए भी पॉलिप जो बेसिकली इट इज़ सर्जिकल क्यूरेटिव होती है अगर पॉलिप जो होती है। लेकिन फाइब्रॉइड जो है अब एक नई ट्रीटमेंट आ रही है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, जो इसके अंदर आप एम्बोलाइजेशन करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होती है आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उसके ऊपर अगर उसकी वाइडनिंग होती है 12 मिलीमीटर से ऊपर, तो उसमें भी आजकल एम्बोलाइजेशन का एक नया रोल आ रहा है। इसके अलावा वो जो पेशेंट जिनको जो हमेशा ख़वातीन जो होती हैं जो पेन की सिंड्रोम करती हैं कि पेन है लोअर एब्डोमेन के अंदर, जिसको हमने एक नई टर्मिनोलॉजी आई है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। तो बेसिकली उसके अंदर उनके यूट्रस के चारों तरफ जो होती है वेरिसेस होती हैं, उनके खड़े होने से और उनके ओवेरियन वेन की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से उनकी जो वेन्स होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं और उनके जो उनके थाइस में या उनके जो जेनिटलीज के एरियाज़ के अंदर उनमें वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती हैं। तो उसके अंदर हम एक नई ट्रीटमेंट है, हमसे कहते हैं ओवेरियन वेन एम्बोलाइजेशन।
और उसके साथ जो है हम वल्वो वेरिकोसिस की एम्बोलाइजेशन भी करते हैं। अच्छा मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे ये सुनती तो जा रही हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप सर हमारे काफ़ी सारे व्यूज़ जो है ना ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझ पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा या थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हम लेमन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो लेमन के अंदर मैं आपसे दो चार बातें करूँगा इसके अंदर। अगर फ़र्ज़ करें एक डायबिटिक पेशेंट है जो 50 ईयर्स है, स्मोकर्स है, और जिसके टांग में दर्द होती है, जैसे हम कहते हैं क्लॉडिकेंड होती है, अगर वो 200 मीटर से ऊपर चलता है और उसको पेन शुरू हो जाती है या उससे लेस होती है, या उस पेशेंट के टांग के अंदर कोई अल्सर हो जाता है जैसे कि हम गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है ना, तो ये आपने कॉन्शियस करना है। आमतौर पे आजकल जो है हमने टांग को सेफ करना है, ठीक है, टांग को सेव करना है, टांग कटानी नहीं है इसको, ठीक है ना। उसके लिए आपने हम जिसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है ना। एंजियोप्लास्टी में क्या होती है, आपकी जो खून की नालियाँ हैं टांगों की वो ब्लॉक होती हैं, तो उस टांगों की हम उसमें बलून डाल के और उनको ओपन कर देते हैं ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है स्टेंट डाल दें, और ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो आपका यानी कि परफ्यूजन जो है वो अच्छी रहे, ताकि आपका खून जो है आपकी टांगों तक जाए, आपका अल्सर जो है वो हील कर जाए। तो ये चीज़ हमने लोगों को बताना है कि आपने सेव योर लेग्स। इज देयर एनी अदर न्यू टेक्निक, बिकॉज मैंने आई थिंक इसका कोई डेमो देखा था, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ड्रिल कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल के प्लग्स बन जाते हैं हमारी आर्टरीज वेन्स में, तो वो जाके वो उस ड्रिल को पूरी वो वेन जो है वो उसके कोलेस्ट्रॉल प्लग्स को तोड़ता जा रहा है, लेकिन वो जो प्लग्स को तोड़ता जा रहा है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एम्बोलिज्म नहीं करा सकते कहीं जाके स्टक होकर, यू नो। अब जो नई टेक्नोलॉजी है इसे कहते हैं, इसको कहते हैं आप थ्रोम्बेक्टोमीज कहते हैं इसको, या इसे कहते हैं क्रोनिक ऑक्लूजन डिवाइसेस। दुनिया के अंदर ये बड़ी रूटीन इस्तेमाल होती है। इसके अंदर इस तरह आपने जो बात की प्लेग्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक वेसल है जो टोटली ऑक्लूडेड है, आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, या क्रॉस कर लेते हैं, आप उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो ये वैसी एक ड्रिल होती है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइसेस या CTO डिवाइसेस होती हैं। उसके अंदर ये होती है जिस तरह आप एक ड्रिल करते हैं तो वो एक मशीन की तरह ड्रिल करती हुई जाती है ओवर द वायर, और जितने प्लेग्स और आपके जो फाइब्रस टिश्यू और थ्रोमास होते हैं वो उसको क्लियर कर देती है, सक कर लेती है। और आपने जो बात की थी ना वो आगे मूव करते हैं, उसमें क्या होता है हम आगे फिल्टर लगा देते हैं उसके अंदर, फिल्टर लगा के अच्छा पहले हम फिल्टर लगा आगे फिल्टर लगाते हैं ताकि वो आगे मूव ना कर सकें, और फिर उसको जनाब उसको साथ में स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर बड़ी रूटीन में हो रही हैं। कितना फिल्टर, मतलब इसमें क्या वो बाकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वो भी रुक जाएंगे या वो जले जाएंगे? नहीं, ब्लड वाइट सेल्स नहीं, बेसिकली क्या होती है कि आप शावर हो जाती हैं अगर आप काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि जब आप फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं तो आप उसकी वजह से ये होती हैं आपकी जो प्लेग्स होती हैं या आपकी जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं या आपके थ्रोमास होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, पहले मुझसे भी पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ओह आई एम सॉरी, दोबारा कॉल कर लीजिए, शायद उठाने में देर हो गई। अच्छा हम बात करें कि वो किस तरह क्लियर करती हैं, ठीक है, आप आगे फिल्टर लगा देते हैं, पीछे से वो सक कर रहा होता है, तो क्या उस पर्टिकुलर जगह का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है? नहीं, ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है, आप उसमें कुछ मेडिकेशन दे देते हैं ताकि आपकी जो है वो ब्लड जो होता है वो पतला हो रहा होता है, ताकि ब्लड जो है वो कहीं पे रुके नहीं, ऑक्लूड ना करे। तो सर्कुलेशन आपकी चल रही होती है और आप काम कर रहे होते हैं, तो आपका मेन मकसद है कि आपने उस वेसल को खोलना है, आपने नीचे जो सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करनी है, तो जिसकी वजह से आपकी जो पेशेंट जो सिम्टोमेटिक है, आपने पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करना है, ठीक है। पेशेंट का सिम्टम जो है वो अगर आप रिलीव करते हैं 70% आप सकते हैं कि आपकी सक्सेस है, ठीक है, आपका अल्सर हील होता है, दैट इज़ आपकी सक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप वेरिकोज वेन एक बहुत बड़ा एक आजकल अच्छा अक्सर हम अच्छा फिर एक कॉल है जी, पहले अटेंड कर लूँ, उससे पहले ड्रॉप हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, मेरी वालिदा को सेलुलाइटिस हुआ था कुछ तकरीबन 4 साल पहले, ठीक है, तो डॉक्टर से इसके उनकी ब्लड सर्कुलेशन में इशू है और उसकी वजह से उनका पाँव में पस भी रहता है और पाँव सूजा रहता है। अच्छा। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी उनको वेन स्पेशलिस्ट को भी हमने दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब क्या डायबिटिक है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है? अभी उन्होंने मुझे कहा था, जैसे आपने उन्होंने बताया कि वेन्स को हम क्लियर कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही हो सकती है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि इस तरह का कोई इसके लिए कोई इलाज है इनके पास सेलुलाइटिस की वजह से जो वेन्स बंद हो गई है? अच्छा आप थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हैं। सेलुलाइटिस एक डिफरेंट चीज़ है। सेलुलाइटिस में नहीं होती है आपकी इन्फ्लेमेशन, आपके टांग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ों, थैंक यू सो मच फॉर कॉल, अभी आप और चीज़ सुनिएगा जी। हमने दो चीज़ों को हमने क्लियर करना है, ठीक है। जब हम लेग टांग की बात करते हैं, लेग्स की बात करते हैं, तो दो डिफरेंट डिजीज़ है, एक आर्टीरियल डिजीज़ है
और एक वेनस डिजीज़ है, ठीक है ना। हमारे माशरे के अंदर यहाँ पे एक होती है जिसकी टर्मिनोलॉजी कहते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। आप कहते हैं ना लोगों के टांग में क्लॉट्स डेवलप हो जाती हैं, जो लोग स्टैंडिंग जिनकी प्रोफेशन होती है खड़े होने वाली होती है, या जिनका वेट ज़्यादा होता है, या जिनके जेनेटिक्स के अंदर होता है कि उनके खून के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, तो उनकी टांग जो होती है उनकी सूज जाती है, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलता, हम जो है डिफरेंट वो स्टॉकिंग लेके पहन के उसको दबा रहे होते हैं, सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी क्लॉट्स वगैरह जो होती हैं अगर ऊपर फंसी होती हैं, जिसमें कहते हैं कि इलियक वेन्स में या फीमोरल वेन्स में, तो फिजिशियंस वगैरह आमतौर पर उसको एंटी कोगुलेशन देते हैं। लेकिन एंटी कोगुलेशन जो होती है, ये एंटी कोगुलेशन मतलब ये होता है कि वो ऐसी ड्रग्स देते हैं जिससे वो जो ब्लड क्लॉट है वो लाइसिस हो जाए, ब्रेक कर जाए। लेकिन लाइसिस तो हो जाती है, लेकिन अगर आपका मेन क्लॉट जो है ऊपर फंसा हुआ है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आप ट्रीटमेंट करते हैं, उस क्लॉट को आपने निकालना है, उसकी एंजियोप्लास्टी करनी है, उस क्लॉट को आपने रिमूव करना है, उसके बाद थ्रोम्बेक्टोमी करनी है। इसके लिए कोई लेजर नहीं होता सर? लेजर का मैं बताता हूँ, लेजर पे आता हूँ। तो ये एक डीवीटी जो है ना आपके माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर एड्रेस हुआ ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर IR का एक बहुत बड़ा रोल है। एक नया कंसेप्ट आ रहा है जिसने जनाब जो IR जो है इसको ट्रीट कर रहा है। जो आपने लेज़र की बात की थी, लेज़र में बताया था अगर एक पेशेंट है जिसकी आप खड़े होते हैं तो उसकी टांगें जो है उसमें खून की शरियानें बड़ी निकल आती हैं, या उसकी वेरिकोज वेन निकल आती है, वेरिकोज वेन नजर आ रही होती है, गुच्छा आपको वेन्स का नजर आ रहा होता है। हाँ। और जिनके टांग के अंदर अल्सर्स वगैरह होते हैं, तो अब दो जो दुनिया के अंदर दो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, एक होती है लेज़र और एक जो है जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है। डॉक्टर साहब रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ। जी मिसेस जावेद, मुझे आपसे पूछना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज हाई साइड पे होता है। अभी मेरा 230 है, परसों मैंने करवाया था। तो उसके लिए क्या यहाँ पे जो प्रोसीजर ये बता रहे हैं वो ड्रिल करके वो जो स्प्लिट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को और वो फिर सक कर लेता है, वो मैंने फेसबुक पे देखा है वो। तो क्या वो यहाँ प्रोसीजर अवेलेबल है कराची में? एक मिनट, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई साइड पे होता है तो आप इसके लिए मेडिसिन लेती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लो रहता है, BP मेरा लो रहता है और कोलेस्ट्रॉल हाई साइड पे है। कहीं कोई ब्लॉक आया है, कभी आपने कुछ चेक करा? कुछ हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन मैं वैसे पूछ रही हूँ। मेरा 230 है, अभी परसों मैंने करवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। ठीक है, अभी बेसिकली जो ना अभी वो थोड़ी परेशान है कि अगर खुदा न हो तो कुछ हो गया तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आपको कोई चेस्ट के सिम्टम्स हैं, क्या आपको कोई एंजाइना, कोई इस तरह का पेन, कोई इस तरह के इश्यूज हैं, आपके जो अदर फैक्टर्स साइंस का फूलना है, ये तमाम फैक्टर्स है। या तो आपने इसका मतलब है आप जो है आपने ये भी देखना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें हैं, आपके पेश कोई आप किसी की इस तरह की गाड़ी की हिस्ट्री है। अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो आपने बड़ा केयरफुल होना है इन चीज़ों के अंदर। और फिर आपने डेफिनेटली अगर आपके कार्डिक इश्यूज़ का कोई फैमिली में है तो आपने कार्डिक कंसल्टेशन में आपने अपने आप को हाई रिस्क, लो रिस्क और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को रखना है, ठीक है। तो डायबिटीज, डॉक्टर साहब मेडिसिन भी तो आते हैं ऐसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाले। एग्जैक्टली वो भी आप, लेकिन अगेन अपने कंसल्टेंट से आप वो पूछ के लीजिएगा, ऐसे नहीं खुद शुरू कर दिया वो खा रही है तो मैं भी खा लूँ वाला सीन। हाँ एग्जैक्टली। पता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल उस वक्त आएगा जब ये कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ा हुआ है और खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लॉकेट कहीं पे भी कर रहा है किसी भी वेसल में, किसी भी शरीयान के अंदर, तो वो तो फिर तशखीस के बाद पता चलेगा। फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उसको तदबीर करेंगे कि उसको किस तरीके से उस अच्छा वो पूछ रही थी कि वो जो ड्रिल वाला तरीका जो मैं आपको पूछ रही थी वो कहती क्या ये अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर? जो है बेसिकली लोगों को एक चीज़ हमने समझानी है कि लोग ये समझते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो जो है वो टांग का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है ना। कार्डियोलॉजिस्ट का रोल जो है वो बेसिकली इट इज़ द रोल फॉर द कार्डिक इश्यूज, और जो वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है दे आर रिस्पांसिबल फॉर जस्ट एक्सक्लूड कार्डिक, जो ठीक है, सर्कुलेशन जो बिलो द लेग्स वगैरह हैं। अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी सर फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी मिसेज है तो शुरू से ही जो है उनके पीरियड्स जो है काफी हैवी रहते हैं। अच्छा। और तकलीफ बड़ी रहती है, तो उसका कोई इलाज मुमकिन है? यहाँ पे हमने कोयटा में चेकअप करवाया है लेकिन वो तो कहते हैं कि ये नेचुरली है, इसमें कोई इसका इलाज नहीं। उनको एज सच पेन के अलावा फर्टिलिटी में, बच्चे पैदा करने में या फिर इरेगुलर ये वाले प्रॉब्लम्स तो नहीं है? वो एक दफा जो है ये हेपराइड थी वो हमने रिमूव करवाई थी, तो उसके अलावा जो है माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे, 2 बेटियां एक बेटा, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है,
इसका मतलब इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ, जो मुझे बात समझ आती है क्या जो ये इनकी हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड है, तो ये मुझे पता अगर इनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है इनको, तो सबसे पहले तो इनको एक कराना चाहिए, कोई इनको अल्ट्रासाउंड कराएं या इनको MRI कराना चाहिए। अगर MRI में ये देखना है कि इनके कितने फाइब्रॉइड्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, और कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, साइजेस कितने हैं, ठीक है। और अगर इनकी हिस्ट्री ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है लॉन्ग पीरियड्स के अंदर और फाइब्रॉइड्स हैं, डेफिनेटली ही शुड टेक एन ओपिनियन फ्रॉम गायनेकोलॉजिस्ट। और साथ में अगर वो अपने यूट्रस को प्रिजर्व करना चाहती हैं और फाइब्रॉइड्स हैं, तो ऑलवेज यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन इज एन ऑप्शन, ठीक है, जो जिसमें आपने यूट्रस को अपने सेफ रखना है और अपने सिर्फ फाइब्रॉइड्स को अपने ट्रीट करना है। सर, ये हमें ओझा इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी ये टेक्नोलॉजी? ओझा इंस्टीट्यूट में जी बिल्कुल मिल जाएगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ही इज फ्रॉम कोयटा में कोई जगह या फिर उनको कराची आना पड़ेगा इसके लिए? जी, कोयटा की ये हमारे ओझा का जो हमारा डाउ यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है ओझा के अंदर ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोयटा में ओझा का कैंपस? नहीं, कोयटा में नहीं है, कराची में है जी। कोयटा में अभी राइट नाउ फैसिलिटी, ठीक है, कराची आना पड़ेगा। हाँ, इन शॉर्ट कोयटा के अंदर मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा कोयटा एक प्रोविंस है जहाँ पे ये IR फैसिलिटी है ही नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो बेसिकली जो मैसेज है इसको हमने कन्वे करना है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर ये ट्रीटमेंट जो है हर बड़े सेटअप्स के अंदर हो और वहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारा विजन जो ये है कि आज नहीं, इंशाल्लाह विद इन 10 ईयर्स इंशाल्लाह ये जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं ये हम अपने मुल्क के अंदर पूरे स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो लोग हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे ना सके, बल्कि उसी सूबे के अंदर उन लोगों को ट्रेन किया जाए और वो ये प्रोसीजर्स वगैरह जो हैं ये करें। सही बात है, ठीक है। अच्छा, हम अभी वैसे फीमेल इश्यूज़ के इस पर बात कर रहे थे कि किस तरह उसको फाइब्रॉइड को रिमूव किया जा सकता है। सर, इनमें रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं, कम बैक? ठीक है, बाज़ औक़ात होते हैं रिकरेंसेस। तो रिकरेंसेस के अंदर है कि ये नहीं होता कि आप अगर एक दफ़ा आपने एम्बुलाइजेशन की, अगर वो नेक्रोज हो गया फाइब्रॉइड और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें किसी नए लोकेशन के ऊपर अगर वो दोबारा कोई नया सेटअप आता है या नया ट्यूमर बनता है या उसी जगह बनता है, तो आप उसको दोबारा भी रिड्यू कर सकते हैं। ये नेक्रोज हुआ है, वहाँ से रिमूवल नहीं हुआ? नहीं, आपने बेसिकली आपने वेसल के ज़रिए आपने एक होता है स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं जो उसमें उस ट्यूमर के पास जाके और फाइब्रॉइड पे जाके आप वो पार्टिकल्स देते हैं और उस वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। जब उसकी सप्लाई को ब्लॉक करेंगे तो वो जो वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, जो उसको पेन थी या उसको, इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस का भी आप वो पूरा लीजन नेक्रोज करते हैं या रिमूव करते हैं? नेक्रोज करते हैं, डेड करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, वी विल बी राइट बैक। सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट, जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है। पाकिस्तान में इमर्जिंग फील्ड है लेकिन पूरी दुनिया में हो रही है और बड़ी सक्सेसफुली की जा रही है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके, बहुत ही ऐसी चीज़ें उससे क्योर हो जाती हैं जो कि पहले इंसान सोच नहीं सकता था, जिससे बहुत सारे ब्लॉकेजेस, जिससे खुदा न खासा डेथ भी हो जाती थी। अच्छा, अक्सर बेशतर एयर एम्बोलिज्म, पार्टिकल एम्बोलिज्म, ब्रेन में जाके यहाँ स्टक हो गया, सडन डेथ हो गई, तो इन चीज़ों का क्या कोई इलाज, कोई सोल्यूशन? देखिए, इसमें एक ना हमने तमाम चीज़ों को कैटेगराइज करना है, ठीक है। हर आदमी हर चीज़ नहीं करता, हर आदमी की अपनी फील्ड होती है। जो अभी जो आपने बात की है, जो ऊपर की बात की, इसे कहते हैं न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। जो न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उससे होता है, उसकी डिफरेंट फील्ड होती है, ठीक है, जिसमें आमतौर पर जो ज़्यादा प्रोसीजर करता है आपकी जो कैरोटिड्स ब्लॉक होती हैं, तो या कोई इम्पैक्ट यहाँ ऐसा लगा था कि कैरोटिड ब्लॉक हुई, आपकी जो खून की जो सप्लाई है ऊपर कम गई, तो वहाँ पे कैरोटिड्स के अंदर वो स्टेंटिंग्स करते हैं, कैरोटिड जो बड़ी होती है। या बाज़ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशन, उनकी आर्टेरियो वेनस जो होती है, उनकी सप्लाई होती है आपस में मिल जाती है। जो खून की जो नॉर्मली होती है, एक आर्टरी के बाद कैपिलरीज होती हैं और कैपिलरीज के बाद वेन्स होती हैं। तो बाज़ औक़ात इसमें आर्टेरियो वेन जो होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, तो या आर्टेरियो वेनस फिस्टुला उनसे कहते हैं, या आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशन होती हैं। ये पेशेंट होते हैं आमतौर पर सीजर्स, झटके, जिनको पेशेंट को झटके लगते हैं। ये तो
डेवलपमेंट के वक्त के टाइम से होगा ना, ये बाद में बैठे बैठे तो नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाती है, ये चीज़ें और ये प्रोग्रेस करती हैं, और जब ये एडल्ट स्टेज में पेशेंट आता है तो उसको ये सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स को डेवलप होते हैं। फिर वो पेशेंट जो ब्लीड करता है ब्रेन के अंदर, या ऐसे पेशेंट्स जिनको हम कहते हैं ना एन्यूरिज्म्स डेवलप होते हैं ब्रेन के अंदर, तो इसमें न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उनका रोल होता है। वो इसको इसमें उनके एन्यूरिज्म्स के अंदर कॉइल करते हैं, या उनके जो है एवी मेलफॉर्मेशन उसमें वो ग्लू डालते हैं ताकि पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिलीफ हो सकें। एन्यूरिज्म जो आर्टरीज है या शरीयाने वो फूल जाती हैं, तो उसमें वो कॉइलिंग करते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात होते हैं जो पेशेंट्स जिनके अंदर चांसेस ये होते हैं कि उनके क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनकी ब्रेन के अंदर क्लॉट्स आते हैं। तो इसमें अगर वो विदिन 24 आवर्स के अंदर अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके उनके जो ब्रेन की सेल्स होते हैं वो डेड के जाते हैं। इसको एक नई टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोक थेरेपी। तो स्ट्रोक थेरेपी के अंदर होता है कि आपने विदिन 24 आवर्स के अंदर आपने उस वेसल में जाके और ऐसी अपनी मेडिकेशन देनी होती है डायरेक्टली, जिससे जनाब उसकी जो क्लॉट्स हैं वो लाइसिस कर जाएँ और उसकी जो खून की सप्लाई है दोबारा खुल जाए, ताकि उसकी जो ब्रेन है वो डेड ना कर सके। अदरवाइज़ एक दफ़ा 24 आवर्स के बाद अगर उसकी ब्रेन का सेल डेथ हो गए तो फिर वो उसकी जो ही विल बी डेबिलिटेटिंग पेशेंट, और हमेशा वो किसी न किसी कॉर्मोबिडिटीज़ के साथ रहेगा। अच्छा। तो ये न्यूरो इंटरवेंशन का रोल है। और जो हमारा रोल है बिलो द नेक, जो जिससे हमने कभी बात कर रहे थे कि बाद पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी सेंट्रल वेन यानी कि जो खून की नाली जो हार्ट में ओपन होती है, जिसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, वो ब्लॉक होती है, जिससे उनके फेसेस जो होते हैं उनके स्वेलन होते हैं, उनके हाथ स्वेलन होते हैं, उनसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवल सिंड्रोम। नहीं, बट इस तरह का पेशेंट कितनी देर सर्वाइव कर सकता है? सर्वाइव करता है, लेकिन उस पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है। आपने उस पेशेंट के सिम्टम्स को रिमूव करना है। उसकी जो फेस है, अगर आप वो वेसल को खोल देंगे तो उसकी जो फेस जो है वो नॉर्मल हो जाता है। विदिन आप हमारे ऐसी जो क्लिनिकल हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है कि विदिन 24 आवर्स इतने बड़े बड़े स्वेलिंग्स के हाथ होते हैं, स्वेलन होते हैं, और आप उसको खोलते हैं वो 24 आवर्स के अंदर वो श्रिंक हो जाता है। क्योंकि वेन ब्लॉक है तो जो दूर से जो ब्लड आ रहा है दूसरे पार्ट से, तो वो उससे सर्वाइव जरूर कर रहा है, लेकिन वो बहुत डायलेट हो गए हैं, ठीक है, और वाटर एक्यूमुलेशन काफी हो गई वहाँ, ठीक है। इस तरह अभी आपको पता होगा कि डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के अंदर जो है एक लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और एक बाहर की टीम ने आके अभी लास्ट वीक जो है 3 ट्रांसप्लांट किए हैं। तो डॉ जो है बेसिकली एक कराची के अंदर एक नया सेटअप बन रहा है जो लिवर ट्रांसप्लांट जो कर रहा है। तो लिवर ट्रांसप्लांट के साथ हम लिवर के बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। अब इस तरह हमने कल एक हम प्रोसीजर कर रहे हैं जो डॉ का पहला प्रोसीजर होगा, जैसे हम कहते हैं टिप्स जो होता है बेसिकली आपके 2 वेसल होती हैं, एक होती है पोर्टल वेन और एक होती है हेपेटिक वेन। इसको आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं। सही। वो लोग जिनके लिवर सिरोसिस की वजह से इनके जो लिवर होता है उनका सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने से जो है उनके पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है, या इनके वेरिसेस इनको डेवलप होती है जिससे इनकी खून की उल्टियाँ आती हैं। तो इस तरह के पेशेंट इनके लिए कोई सर्जरी नहीं होती। तो इनकी सर्जरीज में हम सर्जरी की बजाय हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर इन 2 वेन्स को आपस में मिलाते हैं, सिर्फ एक छोटे से सुराख के अंदर। हम यहाँ से एक पंक्चर यहाँ से करते हैं और एक पंक्चर यहाँ से करते हैं, और हम 2 वेन्स को आपस में एक नीडल से मिला के और एक स्टेंट डाल देते हैं, जिससे जो है वो उनकी सप्लाई सर्कुलेशन डेवलप होती है, उनका प्रेशर कम होता है, और उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये कल हमारा सिरोसिस को तो हम बिल्कुल एंड स्टेज लेते हैं कि इसका तो कि मजीद वो सिकुड़ना फिर कम हो उसका बंद हो जाता है जब ये कम्युनिकेशन कर देते हैं पोर्टल वेन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के। अब आपने जब सिरोसिस की बात करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो पेशेंट जो है, अगर ये यंग पेशेंट है, उसका स्टेटस अच्छा है, वो तमाम अपने क्राइटेरिया पे फिट हो रहा है, तो वी कैन सेव द पेशेंट लाइफ। हम उसकी ट्रांसप्लांट वर्कअप हमें करना है इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स है। आपने हेपेटोलॉजिस्ट, हेपेटिक सर्जन, IR, ये एक ग्रुप है। रेवोल्यूशनरी है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली जी, माशाल्लाह। सिरोसिस को अप्रॉक्सिमेटली रिवर्स करना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक चीज़ है। अब आप सिरोसिस को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके पेशेंट को सिम्टम्स को अपने इम्प्रूव करना है। अगर उसको उनकी उल्टियाँ हो रही हैं तो आपने ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, आपने उसको सिम्टोमेटिकली उसकी इम्प्रूव करना है। उसके पेट में पानी हर वक्त रहता है, आपने उसके पेट के पानी को कम करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो IR का एक अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वाली बात जो है ना वो बीच में रह गई। अच्छा, मैं इसलिए इस पर आ रही हूँ कि बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन मेनली, जो बहुत ओवरवेट होती हैं और वो कहती हैं हमारी टांगों में सारा वक्त दर्द रहता है, टांगें सूजी रहती हैं,
आगे की उंगलियां, मतलब उनको लगता है उनके टोज सारे नम हो गए हैं और उनके एंकल तक उनको कोई सेंसेशन नहीं है, मतलब डायबिटिक हो ना हो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या सब कुछ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है? बिफोर मैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की बात करता हूँ, मैं आपको एक अवेयरनेस दे दूँ कि हमने अभी परसों मंडे को हमने डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के अंदर हमने अपनी ABI क्लिनिक खोली है। ABI जिसे कहते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। वो पेशेंट जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं और जिनकी सर्कुलेशन कम होती है, उनके लिए हमने एक टेस्ट स्टार्ट किया है जिन हम ये बताएंगे जनाब कि आपकी सर्कुलेशन जो है क्या नॉर्मल है, कम है या बहुत कम है, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें एक 2 प्रेशर्स रखी है। तो ये बेसिकली हमने स्टार्ट किया है कि हमने नई फैसिलिटी सर्विसेज हमने जनरेट की है ताकि लोगों को, डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह को ये सर्विस जो है अवेलेबल रहे। और इसके साथ जो है हमने डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के अंदर हमने एक अपनी पहली VIR क्लिनिक आज, जिसकी आज ओपनिंग है 12 बजे, VIR क्लिनिक, जिसे आप इससे करें VIR OPD। ये हफ्ते में 2 वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्लिनिक, और ये हफ्ते में दो क्लिनिक हुआ करेगी, एक जो है मंडे के दिन और एक ये थर्सडे के दिन 9 से लेकर 1 बजे तक। तो जो मरीज़ जो हैं जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो उस क्लिनिक के अंदर जाएं और उस क्लिनिक में अपने वहाँ पे दो वेल ट्रेंड फिजिशियंस हैं वहाँ बैठेंगे मंडे को और थर्सडे को, और अपने मसले जो हैं वो आप उनको दिखाएं। उसके बाद अगर उनको कोई भी अगर वो ज़रूरत महसूस होती है इनको ट्रीट किया जाए तो फिर उनको वहाँ से इलेक्टिवली उनको प्रोसीजर डेट्स दी जाएगी। तो ABI सर्विसेज, लो प्रेशर सर्विसेज, ये हम नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है। VIR क्लिनिक ये हमने नहीं किया। आप DVT की बात कर रही थी। DVT पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक मेजर सब्जेक्ट है, जिसको अभी हमने एक लास्ट 5 जून को हमने इस्लामाबाद हार्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर हमने एक वर्कशॉप किया था। और लोग इसके लिए फिजियोथेरेपीज करा रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी ठीक है, फिजियोथेरेपी करा ली, वो कोई एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज ये सब वो शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे ऑफ कोर्स हो नहीं पा रहा होता है, या तो उनकी टांगे भी इतनी मोटी हो चुकी होती है अजीब सी। हाँ। आपकी जो खून की जो वेन्स होती हैं ना, वो 2 तरह की वेन्स होती हैं। एक हम कहते हैं एक सतही वेन यानी कि सुपरफिशियल वेन, और एक होती है डीप वेन्स। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं तो जिनकी जो वेल्व्स वैसे नॉर्मल क्या होता है कि फ्लो जो होता है आपका नीचे से ऊपर आता है। हाँ। तो आपकी जो वेल्व्स होती हैं अगर वो खराब हो जाए तो आपकी जो खून जो होता है वो सारे के सारे नीचे जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून जमता है तो आपके वो गुच्छे डेवलप हो जाते हैं। ये वो तो नहीं कि आपको एकदम खड़े हुए चक्कर आ गए, बैठे चक्कर आ गए, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें आपकी जो है ना आपके जो प्रेशर से आपकी वेन्स पर एक गुच्छा बन जाती हैं। जो गुच्छा बनती हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी आपके मसल्स में नहीं जा रही होती है, जिससे आपके अल्सर डेवलप हो जाते हैं वेरिकोज वेन के साथ। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसकी ट्रीटमेंट जो है ना आपने लेज़र करना है, आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी करनी है। लेकिन DVT डॉक्टर साहब अगर खून नहीं जा रहा होगा बल्कि चले वेन से अगर वापस नहीं जा तो मतलब सर्कुलेशन वहाँ पे वो तो मसल ही खराब, मतलब सिकुड़ना, नेक्रोसिस उसका नहीं शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। अब मैं आपको ऐसे पेशेंट दिखा सकता हूँ जो हमने ट्रीट किए हैं जिसके अंदर पूरे अल्सर्स होते हैं इनके टांगों के अंदर, और उसके बाद जब आप उनकी जो मेन वेन होती है जो काम नहीं कर रही होती है, जो पंप नहीं कर रही होती, ऊपर नहीं जा रही होती, जब उनको आप ब्लॉक करते हैं तो आपकी सारी सर्कुलेशन सुपरफिशियल से डीप में आती हैं और वो अल्सर जो होता है वो सारा हील कर जाता है। तो ये एक है। जो DVT जो है, DVT के अंदर जो है ना आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं, अब वो क्लॉट्स मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि वो क्लॉट्स अगर आप रहेंगे तो आपकी वेन्स बड़ी रहेंगी। तो आपने उन क्लॉट्स को रिमूव करना है। वो क्लॉट्स की वजह से क्या होती है, वो तमाम वेसल सिकुड़ जाती हैं, उसके वो अपना एक अलग रास्ता अपना लेती हैं। तो अगर आप उस रास्ते को ओपन करेंगे, उसमें एंजियोप्लास्टी करेंगे, वो सिकुड़ के जुड़ गए, लेकिन उसके बावजूद आपने इसको खोलनी है, उसके अंदर बिल्कुल खुलती हैं। यही इसका फ़ायदा है, इस IR का यही तो एक रोल है इसके अंदर कि हम उसको 95% हमारी सक्सेस है उसके अंदर। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सिम्टोमेटिक होते हैं, और जब हम उसको एक ट्रीट करते हैं उसके बाद वो वेसल्स खुल जाती हैं और पेशेंट हम उसको बाईपास भी कर सकते हैं। सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी जो है इसकी रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम एक सिंपल से अगर हम यहाँ से अगर एक पंक्चर करें, हम एक सिंपल से पंक्चर जिसकी 2 से 3 मिलीमीटर की होल होती है, और उससे हम एक कैथेटर ले जाके और उसको बलून करके खोल दें, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्कार करें, सर्जरी करें और ये सारी चीज़ें करें। यही तो रोल है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, जो हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि ये लोगों को मिनिमल इन्वेसिव के अंदर, यानी कम से कम तकलीफ के बगैर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएँ। ये रोल नया IR का रोल आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये होगा कि उनके मसल्स की और वहाँ की सप्लाई हम रीस्टैब्लिश कर देंगे। एग्जैक्टली। तो क्या वो डैमेज सही हो सकता है? बिल्कुल डैमेज सही होगा। यही तो है कि अगर उनके वेसल्स को आपने ओपन करना है, उनके सिम्टम्स देखिए, आपको तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपके दांत में दर्द होता है, आप डॉक्टर
तो आपका वो रूट कैनाल करता है, आप सिम्टम फ्री हो जाती हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ क्वालिटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाती है। तो हमारा ये है कि हमने उसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ताकि वो अपनी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ कर सके, अपने रूटीन का वर्क कर सके, यू कैन गो टू ऑफिस जाए, अपने रूटीन के घर के काम करें, ये चीज़ हमने करनी है, उसकी हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एक तो सिम्टम आप पहले समझ लें, फिर आपको पता चले कि आप उससे रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक आकर एक बार दिखा दें। सही, ठीक है। अच्छा, एक कॉल है पहले डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कौन बात कर रहा है? ये मैं नया बोल रही हूँ, और मेरे पैरों में बहुत दर्द है, घुटनों में, और ना मैं चल पाती हूँ। मैं गरीब सी औरत हूँ, क्लिनिक भी नहीं पहुँच पाऊंगी। ठीक है। और मुझे कोई एक्सरसाइज बता दें तो मैं घर बैठ के कर सकती हूँ। अच्छा, नहीं, एक बात मुझे बताएं, आपके घुटनों में दर्द है? हाँ जी, ठीक है। जी, आपने इनको हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपेडिक जिनको कहते हैं, उनको दिखाया। उन्होंने इतनी मेडिसिन लिख के दी है। ठीक है। हाँ, खा भी रही हूँ, लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा। आपका वेट बहुत ज्यादा है? हाँ, मैं मोटी हूँ। हाँ, मैं मोटी हूँ। अच्छा, चलें, ठीक है। आप ठीक है, आपका वेट भी ज़्यादा है, आपके घुटनों में दर्द है, दवाइयाँ खा रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको नी रिप्लेसमेंट या वो घुटने चेंज करने वाला जो ऑपरेशन होता है उसका कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस मेडिसिन लिख के दे देते हैं। हमारी तो करीब एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ गई थी मैं। मकसद मेरे बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं अकेली रहती हूँ। ठीक है। कराची से बात कर रहे हैं? कॉल ही ड्रॉप हो गई। ठीक है, मेरा ख्याल है इनको बेसिकली जो मैं समझाऊँ कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनको नी के अंदर, इनकी उम्र ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा, तो आजकल तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस होती हैं इनके नी में, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट TKR, तो ये इससे पेशेंट की सिम्टम्स होती हैं इम्प्रूव हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन वो कहीं मुझे कोई एक्सरसाइज होता है, मैं तो निकल भी नहीं सकती घर में रहते हुए, कैसे ये तो फिजियोथेरेपी का रोल है अब। लेकिन अगर वो गरीब सी भी है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट घर पे बुला के करने वाला सीन एक दफ़ा सीखने वाली बात है। अगर आप आजकल तो मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आप यूट्यूब के अंदर सारी एक्सरसाइज अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक दफ़ा कोई किसी आप फिजियोथेरेपी से चीज़ें सीख लें तो वो चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी छोटी सी होती, ज़्यादा नहीं होती, 5,000 रुपये में हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आपसे बातें करके, लेकिन टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे अभी पता चला टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी आप लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जो कि हमारे लिए कम्प्लीटली नई है। बस आखिर में मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, वो ये कि जितनी डॉक्टर शहबाज ने इन्फॉर्मेशन दी है, माशाल्लाह अब ओझा कैंपस में हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और क्लिनिक्स हमारी स्टार्ट हैं, तो हम सारी फैसिलिटीज़ ये पब्लिक को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स के ऊपर। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे जाने का वक्त हो गया है, इसका मतलब है कल आने का वक्त भी हो जाएगा, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।